हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है, जहां सदियों से छिपे हुए एक श्राप ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। एक ऐसा श्राप जिसे खत्म करने की कीमत बहुत भारी थी। क्या आप सोच सकते हैं, जब एक आत्मा बदले की आग में जल रही हो और कोई उसकी मुक्ति का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका अंजाम क्या होगा? यह कहानी आपको उस खौफनाक सफर पर ले जाएगी जहां सच और अंधविश्वास के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी जगह पर बैठ जाए और इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है राज नाम के एक व्यक्ति से, जिसने हमेशा से अजीब और अनजानी घटनाओं में रुचि ली थी। वह हमेशा ऐसे स्थानों की तलाश में रहता था जहां कुछ रहस्यमय घटित हुआ हो। एक दिन उसे अपने दोस्त रवि से पता चलता है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधारा के पास एक वीरान हवेली है। कुलधारा गांव के बारे में पहले भी राज ने बहुत सुना था कि कैसे वह गांव रातों रात पूरी तरह से खाली हो गया था और तब से वहां कोई नहीं बसा। हवेली की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। राज ने तय किया कि वह इस जगह का दौरा करेगा। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए मनाया। यात्रा के दिन सभी दोस्त एक गाड़ी में निकल पड़े। रास्ते में हवेली की कहानियां सुनते हुए वे सभी थोड़े डरे हुए भी थे और उत्साहित भी। लेकिन राज के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये यात्रा उसके लिए सामान्य नहीं होने वाली। जब वे कुलधारा गांव के पास पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। गांव की वीरानी और अजीब सी खामोशी ने उनके दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। हवेली गांव से कुछ ही दूरी पर थी। गाड़ी से उतरते ही चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। हवेली दूर से ही एक भूतिया परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। रवि ने राज से कहा, भाई, मुझे तो यहां आने का अब मन नहीं है। यह जगह सच में बहुत भयानक लग रही है। राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं है। हम यहां बस थोड़ा सा घूमकर देखते हैं और फिर वापस चलेंगे। हवेली के करीब पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मौसम गर्म था, फिर भी हवेली के आसपास की हवा बेहद ठंडी लग रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक भारी दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सभी एक दूसरे को देखते रह गए। रवि ने घबराते हुए कहा, यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? राज ने जवाब दिया, कोई पुरानी हवेली है, दरवाजे खुद ब खुद खुल बंद होते होंगे। चलो अंदर चलते हैं। हवेली अंदर से बहुत ही भयानक थी। चारों ओर धूल, टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े थे। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे जो शायद यहां रहने वाले लोगों के थे। लेकिन उन चित्रों की आंखें कुछ अजीब लग रही थीं, जैसे वे सभी को घूर रही हों। राज ने ध्यान दिया कि हवेली के अंदर कुछ जगहें इतनी ठंडी थीं कि उनकी सांसें भी थम जाती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे किसी कमरे में कदम रखते, वहां हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, मानो कोई उन पर नजर रहा हो। रवि और अन्य दोस्त अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। उन्होंने राज से वापस चलने की बात कही, लेकिन राज ने उन्हें और आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसे ही वे हवेली के अगले हिस्से में पहुंचे, वहां एक सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। राज ने उस सीढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो देखते हैं नीचे क्या है। रवि ने मना किया, नहीं यार, अब बहुत हो गया। मुझे यहां और नहीं रुकना है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन राज अपनी जिज्ञासा के कारण उन्हें मनाने में सफल हो गया। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। जैसे ही वे तहखाने के नजदीक पहुंचे, उन्हें एक बहुत ही अजीब सी बदबू आई, जैसे वहां कई सालों से कुछ सड़ रहा हो। तहखाने के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच कर उन्हें बनाया हो। अचानक तहखाने की एक दीवार से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे कैद हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। राज ने दीवार के पास जाकर ध्यान से सुना और उसके होश उड़ गए। दीवार के पीछे से किसी औरत की कराहने की आवाज आ रही थी। रवि और बाकी दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
अब वे सब फंस चुके थे। राज ने जोर से चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी एक और अजीब बात हुई। तहखाने के एक कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। कुर्सी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी के चेहरे पर खौफ था। रवि ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। तभी एक बेहद ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बहुत करीब है। अचानक तहखाने की दीवार पर खून से लिखी कुछ लाइनें उभर आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचेगा। यह देखकर सभी की सांसें रुक गईं। राज को अब यह एहसास होने लगा था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक उन्हें तहखाने के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत ही अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। परछाई के पास आते ही सभी को एक साथ ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन पर हाथ रख दिया हो। रवि ने डर के मारे राज से कहा, हमें अब यहां से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राज ने भी अब बिना समय गंवाए दरवाजा खोलने की आखिरी कोशिश की। किसी तरह दरवाजा खुला और वे सब तेजी से तहखाने से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही हो। बाहर आकर सभी की जान में जान आई, लेकिन तभी राज ने देखा कि उनके पीछे अब भी वही परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। राज और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकल चुके थे, लेकिन वह परछाई अब भी उनके पीछे थी। उनकी गाड़ी पास ही खड़ी थी और बिना कोई समय बर्बाद किए वे सभी उसमें बैठ गए। राज ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इंजन एक बार भी नहीं चला। बार बार कोशिश करने पर भी गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। गाड़ी के शीशे के बाहर वे परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, भाई जल्दी करो, ये हमें पकड़ने आ रही है। राज के हाथ पैर फूल चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक से गाड़ी का इंजन जोर से गरजने लगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सभी ने राहत की सांस ली और राज ने गाड़ी तेजी से हवेली से दूर भगाई, लेकिन अब भी उनके मन में उस डरावनी परछाई का खौफ था। रास्ते में सब चुप थे। हवा में अजीब सा तनाव छाया हुआ था। सभी को लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। गाड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन राज को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साथ ही गाड़ी में मौजूद है। पीछे बैठी सीट से अचानक किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने शीशे में झांक कर देखा और उसकी सांसें अटक गईं। उस परछाई की धुंधली झलक गाड़ी की पिछली सीट पर दिखाई दी। राज ने घबराते हुए अपनी नजरें वापस सामने की और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है। गाड़ी जैसे ही राजस्थान की सुनसान सड़क पर पहुंची, चारों ओर फिर से घना अंधेरा छा गया। आसपास के सारे पेड़ जैसे सजीव हो गए हों। उनकी डालियां हवा में हिल रही थीं और उनके बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया। इस बार राज और उसके दोस्तों के दिलों में खौफ और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। गाड़ी बिल्कुल वीरान सड़क पर रुक चुकी थी और चारों ओर घनघोर अंधेरा था। राज ने फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी गाड़ी के चारों ओर झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। किसी के चलने की आहट भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। रवि ने धीरे से कहा, यार ये सब क्या हो रहा है? यहां कोई और भी है क्या? राज कुछ कहने ही वाला था कि तभी गाड़ी की खिड़कियों पर एक ठंडी सांस की धुंधली परत जमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद ठंडी चीज उनके बहुत करीब आ रही हो। अचानक पिछली खिड़की पर एक खून से सनी उंगली से लिखा कुछ दिखाई दिया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रवि ने घबराते हुए चिल्लाया, भाई यहां से भागो, ये जगह शापित है। राज ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने गाड़ी इतनी तेजी से भगाई कि सड़क पर हर मोड़ बेहद खतरनाक लगने लगा। लेकिन अब उनका डर इस कदर बढ़ चुका था कि उन्हें बस भागने की ही पड़ी थी। जैसे ही वे जयपुर शहर के करीब पहुंचे, उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। शहर की हलचल और रोशनी ने थोड़ी सुरक्षा का एहसास दिलाया, लेकिन राज के दिमाग में अब भी वह भयानक परछाई और वह हवेली घूम रही थी। उसने सोचा कि यह सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है
और अगर वह वापस जाकर इसका सामना नहीं करेगा तो यह डर हमेशा उसका पीछा करता रहेगा। राज ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया, लेकिन वे सभी अब और खतरा उठाने को तैयार नहीं थे। रवि ने साफ मना कर दिया, मैं अब इस मामले में और आगे नहीं बढ़ने वाला। जो भी था वह बहुत डरावना था और मैं फिर से अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन राज की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह किसी तरह से इस घटना की तह तक जाएगा। उसने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और कुछ समय बाद पता चला कि हवेली के बारे में स्थानीय लोग कई भयानक कहानियां सुनाते थे। वहां कई साल पहले एक अमीर परिवार रहा करता था जो अचानक गायब हो गया था। कहा जाता है कि उस परिवार की बेटी के साथ कुछ अनहोनी हुई थी और तभी से हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। राज ने किसी तरह इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें लोग गुरुजी कहकर बुलाते थे ने उसे बताया, उस हवेली में जाने की गलती तुमने की है बेटे। वहां जो आत्मा है वह कभी चैन नहीं पाती। उसे इंसाफ नहीं मिला। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वह किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। राज ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, लेकिन हम उसे कैसे शांति दिला सकते हैं? गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसके परिवार का खून का हिसाब होना बाकी है। जब तक उस दर्द की भरपाई नहीं होगी आत्मा का गुस्सा शांत नहीं होगा। राज को अब समझ में आ चुका था कि यह आसान नहीं होने वाला। वह अपनी जिद के कारण इस भयानक जाल में फंस चुका था और अब उसे इस सब का अंत करने का रास्ता खोजना था। उसने गुरुजी से और जानकारी मांगी, लेकिन गुरुजी ने कहा, अब तुम्हें खुद ही उस आत्मा से बात करनी होगी, उसकी कहानी सुननी होगी और तभी तुम जान पाओगे कि उसे शांति कैसे मिलेगी। पर याद रखना, वह आत्मा बहुत गुस्से में है। तुम उससे सीधा सवाल नहीं कर सकते। पहले उसे विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसकी मदद करोगे। राज अपने मन में गुरुजी की बातें लेकर उस हवेली की तरफ वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बार बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। यह मामला अब उसके लिए सिर्फ जिज्ञासा का नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा पर गहरा असर डाल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि जब तक वह उस आत्मा से सामना नहीं करेगा उसकी जिंदगी से यह भय खत्म नहीं होगा। रात को वह अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के चारों ओर अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी, जैसे सब कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। हवा में अब भी वही डरावनी ठंडक थी। राज ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और हवेली का मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर वही पुरानी बदबू और सड़ी गली चीजों की गंध फैली हुई थी। हर कोने से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। राज ने अपने कदम धीमे किए और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां पिछली बार उसने परछाई देखी थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसकी प्रतीक्षा में उसे अधूरा छोड़ा हो। राज ने दरवाजे को धक्का दिया और धीरे से अंदर कदम रखा। कमरा एकदम ठंडा था, जैसे यहां किसी ने सदियों से आग न जलाई हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा भारी होती जा रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने ध्यान से इधर उधर देखा। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी, तुम वापस क्यों आए हो? राज ने कांपते हुए उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी सामने की दीवार पर अचानक कुछ उभरने लगा। खून से सनी उंगलियां फिर से कुछ लिखने लगीं। इस बार संदेश और भी साफ था, मुझे न्याय चाहिए। राज ने दिल को मजबूत करते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कमरे में अचानक एक जोर की आवाज हुई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब राज के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हवा में ठंड और भी बढ़ गई और राज को ऐसा लगा कि कोई बहुत पास आ गया है। तभी कमरे के कोने से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह वही लड़की थी जिसकी परछाई उसने पहले देखी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उनमें एक क्रोध की ज्वाला भी जल रही थी। लड़की की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरा खून किया और अब मैं यहां फंसी हूं। राज ने धीरे से पूछा, किसने? मुझे बताओ, मैं कुछ न कुछ करूंगा। लड़की की आंखें लाल हो गई। उसकी आवाज में अब और भी ज्यादा क्रोध था। तुम इंसान नहीं समझ सकते। उन्होंने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। वे मुझे कभी शांति नहीं देने वाले। राज को अब समझ में आ रहा था कि यह आत्मा साधारण नहीं थी।
यहां कुछ और ही बड़ा खेल चल रहा था। उसने साहस जुटाकर कहा, अगर मैं तुम्हें शांति दिला सकूं तो क्या तुम मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दोगी? लड़की ने एक पल के लिए चुप होकर राज की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। राज ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? लड़की ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह हवेली का हिस्सा रही थी, लेकिन उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसके परिवार ने उसकी बलि दी थी ताकि वे अमीर और शक्तिशाली बन सकें। उस बलि के बाद उसकी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया गया, जहां वह सदियों से भटक रही थी, न्याय की प्रतीक्षा में। राज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। मुझे बस ये बताओ कि मैं कहां से शुरू करूं? लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरे परिवार के उन सदस्यों को ढूंढना होगा जो अब भी जिंदा हैं। वे आज भी इस श्राप का बोझ ढो रहे हैं, और जब तक वे अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा। राज ने यह सुनते ही एक ठंडी सांस ली। उसे समझ में आ रहा था कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस आत्मा को मुक्त करके ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। लड़की ने एक अंतिम चेतावनी दी, अगर तुम असफल हुए तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। राज ने आंखों में साहस भरकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। वह वापस गाड़ी में बैठा और उसने तुरंत हवेली से दूरी बनानी शुरू की। उसकी मंजिल अब साफ थी, उसे उस लड़की के परिवार को ढूंढना था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उसे पहले पता लगाना था कि वे लोग कहां हैं और कैसे उनसे संपर्क किया जा सकता है। राज घर वापस आकर बहुत बेचैन था। वह बार बार उस लड़की की बातें याद कर रहा था। उसने खुद को समझाया कि अगर वह इस समस्या से नहीं निपटेगा तो उसका और उसके दोस्तों का जीवन कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह उस परिवार का पता कैसे लगाए जिसने लड़की की बलि दी थी। वह अपने कमरे में बैठा कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगा। कुछ ही समय बाद उसे उस हवेली और उसके मालिकों के बारे में जानकारी मिली। हवेली का मालिक एक अमीर और प्रभावशाली जमींदार था, जिसका नाम ठाकुर देवेंद्र सिंह था। देवेंद्र सिंह का परिवार पुराने समय से इस इलाके में राज कर रहा था और उनका बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन यह भी कहा जाता था कि उन्होंने अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। राज ने अगले दिन उसी गांव में जाकर वहां के बुजुर्गों से बात करने की सोची। गांव के लोग वैसे तो बाहरी लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन राज ने किसी तरह उनसे ठाकुर के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि ठाकुर देवेंद्र सिंह का परिवार अब भी गांव के पास एक बड़े मकान में रहता था, लेकिन वे अब समाज से बिल्कुल कट चुके थे। लोगों का मानना था कि उनके घर पर कोई पुरानी श्राप लगी हुई थी, जिसकी वजह से वे लोग एक तरह से समाज से अलग थलग हो गए थे। राज ने ठान लिया कि वह ठाकुर के घर जाएगा और उनसे उस लड़की की आत्मा को मुक्त करने का तरीका जानेगा। वह शाम को ठाकुर के घर पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी और भयानक दिख रही थी। दरवाजे पर एक वृद्ध नौकर मिला, जिसने पहले तो राज को अंदर जाने से रोका, लेकिन राज के बार बार निवेदन करने पर उसने उसे ठाकुर साहब से मिलवाया। ठाकुर देवेंद्र सिंह अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी आंखों में निराशा की एक गहरी छाया थी। उन्होंने राज को देखा और बिना कुछ कहे उसे बैठने का इशारा किया। राज ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने उस आत्मा से सामना किया और कैसे उसे यह जानकारी मिली कि उनका परिवार ही उस आत्मा के श्राप का कारण है। ठाकुर की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने इस श्राप को बहुत सालों से सहा है। हमने जो पाप किए थे उनका नतीजा यही होना था। राज ने पूछा, क्या इसे खत्म करने का कोई तरीका है? ठाकुर ने सिर झुकाते हुए कहा, एक ही तरीका है। हमें अपने पापों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा और उस लड़की की आत्मा से माफी मांगनी होगी। लेकिन यह काम बहुत कठिन है। मेरे परिवार के बाकी सदस्य इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राज ने ठाकुर को समझाया कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका श्राप कभी खत्म नहीं होगा और वह आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। ठाकुर ने कुछ देर सोचा, फिर राज के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन राज और ठाकुर उस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। ठाकुर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कमरे का वातावरण अचानक बदल गया।
हवा में फिर वही ठंडक और डरावनी गंध फैल गई। लड़की की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में उम्मीद थी। ठाकुर ने आंखें झुकाकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। हमने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी बलि दी, लेकिन अब मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मुझे माफ कर दो ताकि तुम्हें शांति मिल सके। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे हवेली के कोने में गई और वहां से गायब हो गई। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई और हवा की ठंडक भी कम हो गई। राज को महसूस हुआ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसने ठाकुर की ओर देखा, जो अभी भी जमीन की ओर देख रहे थे, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। ठाकुर के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। उन्होंने अपने सीने को पकड़ा और वहीं गिर पड़े। राज दौड़कर उनके पास गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठाकुर ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। राज को समझ में आया कि यह श्राप ठाकुर के जीवन के साथ ही खत्म होना था। वह धीरे से उठा और हवेली से बाहर निकल गया। हवेली के बाहर आसमान साफ हो चुका था और हवा में अब कोई डर नहीं था। राज ने अपने दोस्तों से कभी इस घटना के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि कुछ कहानियां हमेशा के लिए दफन रहनी चाहिए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन हमेशा बना रहा, जैसे वह उस आत्मा से हमेशा के लिए जुड़ गया हो। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके आसपास का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। लोग अब वहां से गुजरते वक्त डरते नहीं थे। राज ने उस रात को अंतिम बार हवेली की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। हवेली के साथ राज की भी कहानी धीरे धीरे समय के साथ मिटती चली गई, लेकिन उस जगह की रहस्यमयी आहटें कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कुछ राज हमेशा अनकहे रह जाते हैं और कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती।